नुपुर शर्मा ने देश विभाजन के हालात पैदा किए, कोई सामान्य बात नहीं है। इससे 14 अगस्त 47 को देश का विभाजन हुआ, दोबारा विभाजन के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक ही मुद्दे पर तो फैसले कर रही है। तो हमने उनको प्रस्ताव दिया था 60% सीटें आप लड़ो, 40% सीटें हम लड़ते हैं। आज मुख्यमंत्री अखिलेश होता, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होता, 1 लाख तो मिनिमम 2022 में, मिनिमम 1 लाख, तो मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा हो सकता है, मगर मिनिमम 1 लाख। दूसरा, मेरे जाति बिरादरी के 10 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर के सराउंडिंग में है। तुम्हारे लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब संविधान ना मानने का काम तुम कर रहे हो, ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं। संविधान का उल्लंघन करने की वजह से कर रहा हूं मैं, नहीं, हम विरोध करने का काम करेंगे। 2024 में आने नहीं देंगे, नहीं आने दोगे आप। सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए और हम 2024 में बीजेपी को चुनाव में जीतने नहीं देंगे। अब गोबर के आधार पर दवा बनाकर दे रहा है तो भारत सरकार जिम्मेदार है ना, उसमें बाबा रामदेव कहां जिम्मेदार है? बाबा रामदेव गोबर से दवा बना रहा है, अगर ऐसा बना रहा है तो सर्टिफिकेट तो भारत सरकार दे रहा है। पार्टी विशेष का मामला नहीं है, देश की सिक्योरिटी का मामला। ये समग्र सारे देश के पार्टी है, सारे देश के संगठन का मामला है। यहां कहां दूरदर्शी है, इतनी छोटी बात उसको दिखाई नहीं दे रही। प्रधानमंत्री वो खुद है और फैसला करने का अधिकार आरएसएस के पास है। हम विरोध करने का जो मामला है, देखो ब्राह्मणवाद में ये सारी गलत और सारी किस्म की बुराइयां शामिल है। 2022 को हम लोग मिनिमम 1 लाख लेके जाएंगे, 2023 को मिनिमम 5 लाख लेके जाएंगे, 2024 को 7 साढ़े 7 लेके जाएंगे। तो ये मेरा कहना है कि ये बीजेपी के इशारे पर ही उसका कत्ल हुआ। मसीहा इस वक्त हमारे साथ वामन मेश्राम साहब मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस देश के दलितों का मानना है, मुसलमानों का मानना है और कई सारे जो अंबेडकर विचारों को मानते हैं, उन तमाम हिंदुओं का, जो तथाकथित हिंदू भी इसको बोला जा सकता है, उनका भी मानना है कि इस वक्त अगर आरएसएस से कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो है वामन मेश्राम साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जय हिंद सर। सर, कैसे देख रहे हैं ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हो? देखो, ये लड़ाई लड़े बगैर ये मामला हल होने वाला नहीं है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब ये लड़ाई लड़नी ही होगी। तो जब लड़ाई लड़नी ही होगी तो ये दूसरों की जिम्मेदारी तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो हमने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है कि हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास संगठन शक्ति का बल है। क्योंकि कोई भी लड़ाई संगठन शक्ति के बल पर लड़ी जाएगी, तो हम संगठन शक्ति के बल पर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। कुछ भी होता है सर, सुप्रीम कोर्ट से पहले आपका वीडियो आ जाता है कि नुपुर शर्मा मामले पे भी आया वीडियो। नुपुर शर्मा ने देश विभाजन के हालात पैदा किए, कोई सामान्य बात नहीं है। देश विभाजन के, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नैरेटिव था हिंदू मुसलमान का आजादी के आंदोलन में, उसने 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन किया और 2 टुकड़े किए। वो नैरेटिव था हिंदू मुसलमान का, और वही नैरेटिव आज भी बहुत बड़े पैमाने पर समाज में फैलाया जा रहा है। घृणा फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, धर्म विशेष के लोगों को कॉर्नर किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि जैसे 14 अगस्त 47 को देश का विभाजन हुआ, दोबारा विभाजन के हालात पैदा किए जा रहे हैं। और ये हालात वो लोग पैदा कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रवादी बता रहे हैं, देश के खैर खां बता रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रवादी बता रहे हैं, और उनके माध्यम से ये हो रहा है। तो इसलिए हमने 25 जून को भारत बंद का भी ऐलान किया था। सर, दिक्कत तो यही है, भाजपा वाले कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, जब भी आप भारत बंद का ऐलान करते हैं दलित मारा जाता है सर, उस पर कुचला जाता है, दलितों को कुचला जाता है। तो क्या ये जंग कुर्बानी की जंग? देखो, नहीं, हमने 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया, एक भी हमारा आदमी मारा तो दूर की बात, खरोच भी नहीं आई। 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद कराया गया था वो अनऑर्गेनाइज था, उसमें 13 लोगों को मारा गया था और 13 लोगों के परिवारों को हमने 1-1 लाख रुपए की सारे देश भर में मदद की। आरोप भी तो सर आप ही पे लगे थे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुन लीजिए। हमने उस आंदोलन को नहीं चलाया था, ना हमने कोई भारत बंद का ऐलान किया था।
हमने भारत बंद का ऐलान 5 मार्च 2019 से शुरू किया। ये 18 की बात है। खरोज भी नहीं आने दिया 5 मार्च 2019 के आंदोलन में, भारत बंद में। और नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। संविधान संशोधन हुआ। 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में हमने भारत बंद किया। वो कानून जो पार्लियामेंट में पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी ने पास करवाया था, आज तक लागू नहीं हो पाया मान्यवर, हमारे भारत बंद की वजह से। तीसरा है 25 मई 2022 को हमने ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए भारत बंद किया। ये मामला अभी बहुत बड़ा पेचीदा मामला बना हुआ है। ये आने वाले 2024 के चुनाव में पहले नंबर का एजेंडा होगा। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है। ये इशू होगा। फिर हमने मोहम्मद साहब का जो बयान उनके विरोध में अवमानकारक दिया गया, उसको आधार बनाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आधार बना करके कि ये एकता के लिए खतरे वाली बातें हैं, उसका विरोध करने के लिए भारत बंद किया। वो भी भारत बंद हुआ बड़े पैमाने पर। मुसलमानों ने भी सारे देश भर में साथ सहयोग दिया। कहीं पर भी एक भी आदमी को खरोच नहीं आया। मरने की तो बहुत दूर की बात है। हमारा संगठित रूप से कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम होता है। हम कोई हिंसा करने के बिल्कुल पक्षधर नहीं है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी हल्ला बोल देते हैं सर। देखो, अगर मान लो संवैधानिक अधिकारों की बात है और अगर संवैधानिक अधिकारों के संबंध में अगर कोई गलत बात होती है तो उसके बारे में लड़ने का अधिकार, संघर्ष करने का अधिकार जो है संविधान ने हमको दिया। आर्टिकल 19 के तहत हम संगठन के तहत आंदोलन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, क्या यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम नहीं है। तो हम तो संविधान की बात कर रहे हैं। अगर संविधान हम मजलूमों को अधिकार देता है तो उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी अगर सुप्रीम कोर्ट पर लगाई गई है संविधान ने, तो उसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना चाहिए। इतना ही हमारा आग्रह है और कुछ नहीं है। इंटरप्रिटेशन के आधार पर आप अधिकार छीनने का काम तो नहीं कर सकते ना। हम ये बात भी हम संविधान के दायरे में कह रहे हैं। इस पर विचार करना है, सुप्रीम कोर्ट को विचार करना है। अब तो सुप्रीम कोर्ट जाग चुकी है सर। तो हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। ईवीएम की केस लेकर गए, ईवीएम की केस हमने लड़े और जस्टिस गोगोई जो है, जब उसके ऊपर एक औरत ने आरोप लगाया, भाजपा के तहत वो आरोप लगवाया गया और पेगासस का इस्तेमाल करके उसका रिकॉर्ड किया गया सीक्रेटली उस औरत का, और उसको ब्लैकमेल किया गया जस्टिस गोगोई को, और फिर ईवीएम के बारे में दूसरा फैसला दे दिया। हैरान करने वाली बात है, एक ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हैं। अगर कोई कहे भाई एक मुद्दे पर दो फैसले सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, अगर ये कोई नागरिक भारत का सवाल खड़ा करता है तो उसको अधिकार है ये कहने का। सुप्रीम कोर्ट एक ही मुद्दे पर दो फैसले कर रही है। ईवीएम मशीन के रेफरेंस में हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अगर मान लो चुनाव करना है तो अकेले ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं हो सकती है, उसके लिए पेपर टेल मशीन लगाना होगा। और उसके गिनती करने का आदेश जो है हमारे केस में दिया। जब गिनती करने का आदेश दिया तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को लगा अगर गिनती होती है तो ईवीएम में घोटाला पकड़ा जाएगा। तो दूसरा निर्णय आया और जस्टिस गोगोई ने दिया। वो जस्टिस गोगोई ने क्या निर्णय दिया? एक ही मुद्दे पर देखो दो फैसला कि पेपर टेल के वोट और ईवीएम के वोट मैच किए जाएंगे। तो आप एक एक मुद्दे पर दो फैसले दे रहे भाई। पहले बोल रहे हैं कि रिकाउंट करो और दूसरे फैसले में हुए मैच करो। अरे आप ही का ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग अगर दो फैसले देते रहेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जा रहा हूं कि आप फैसला करो दो में से कौन सा जजमेंट लागू होगा। तो क्या गोगोई साहब को फंसाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? गोगोई साहब को फंसाया गया, यही तो मैं कह रहा हूं। गोगोई साहब ने अपने आत्मचरित्र में भी लिखा। तो किसी को फंसा सकते हैं, फिर किसी सुप्रीम चीफ जस्टिस को फंसा सकते हैं। अरे जजमेंट के लिए ऐसा हुआ, मैं दूसरे की बात नहीं कह रहा।
जो विथ रेफरेंस की बात है उसके संबंध में बोल रहा हूं, अन्यथा दो जजमेंट आने का सवाल नहीं था। आपने तो कहा कि देश भर के विपक्ष के लोग, अखिलेश यादव, राहुल गांधी मेरे साथ आए ईवीएम के खिलाफ जब यूपी चुनाव में विपक्ष हारी थी, उस समय भी आप तो हम पहले भी बोल रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं, अखिलेश को जब हम मिले तब भी वो इस बात की आशंका उनमें मन में थी कि ईवीएम मशीन का क्या होगा। उन्होंने हमको पूछा कि मैंने कहा ईवीएम मशीन का क्या होगा, अगर आप और हम मिलकर आते हैं तो फिर सड़कों पर उतरने का ऐलान करेंगे ना, तब चेक लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। उसके साथ विधानसभा के चुनाव में जाती हुई, मगर वो कुछ कह नहीं पाए इन्वॉल्व। तो कोई नहीं अभी बाई इलेक्शन में उनकी 2 सीटें लोकसभा की हार गए। हारने के बाद कहा, हारने के बाद कहा आजमगढ़ में हार गए, रामपुर में हार गए, और उन्होंने ऐसे बूथ के रेफरेंस दिए जहां 100% वोट जो है वो मुसलमानों के हैं, और वहां क्यों नहीं आ रहे हैं सर? मेरे कहने मतलब है कि ये ईवीएम की गड़बड़ी है। मतलब अखिलेश जी क्यों नहीं आपके साथ आ रहे हैं? हाँ, तो वो मैदान में नहीं आएंगे तो उनका क्या होगा? अब देखो, कांग्रेस पार्टी का हश्र ईवीएम मशीन की वजह से ऐसा हुआ, तेजस्वी ईवीएम मशीन की वजह से हुआ। तेजस्वी को बहुमत मिल सकता था मगर ईवीएम की वजह से हुआ। अखिलेश यादव भी को भी चुनाव जो है वो, अखिलेश यादव 2 मुद्दों के आधार पर चुनाव हार गए, एक ईवीएम के आधार पर, दूसरा गठबंधन, कमजोर गठबंधन बनाने की वजह से। वो देखो 403 सीटें हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 56 सीटें सारी पार्टियों को दिया अपने गठबंधन की, 56। तो इसका मतलब 44 और 3, 347 सीटों पर अकेले लड़े। ये क्या गठबंधन माना जा सकता? तो एक तो ईवीएम का चुनौती थी, उसके लिए मजबूत गठबंधन खड़ा करना चाहिए था। तो हमने उनको प्रस्ताव दिया था 60% सीटें आप लड़ो, 40% सीटें हम लड़ते हैं। आज मुख्यमंत्री अखिलेश होता, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होता। अच्छा ठीक है। दूसरा सवाल, आपने सर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, मीडिया से बातचीत करते हुए, कि नागपुर हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे लाखों दलितों के साथ। नहीं, हमने कहा मोर्चा लेकर जाएंगे, जो आर्टिकल 19 के तहत हमारे पास अधिकार है। नागपुर ऑफिस चले जाओगे सर? आरएसएस नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का। भागवत जी को घेर लोगे आप? भागवत जी उस दिन रहेंगे नहीं। भागवत जी नहीं, हम इतना ही कहेंगे कि रहेंगे नहीं, हाजिर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे सर? डर लग रहा उनको। अब ये तो उनको पूछना होगा आपको, जैसे हमारा इंटरव्यू ले रहे हो वैसा उनका ले लीजिए। वो रहेंगे नहीं उस दिन, और जब उस दिन नहीं रहेंगे तब दूसरे दिन हम इंटरव्यू देंगे, वो उस दिन कहेंगे हम जो कहना है। मगर लाखों लोगों के साथ मिनिमम 1 लाख, मिनिमम। 25 में क्या करोगे सर? 2025 शताब्दी वर्ष मना रहा आरएसएस। देखो 2022, सुनिए 1 लाख तो मिनिमम 2022 में, मिनिमम 1 लाख, तो मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा हो सकता है, मगर मिनिमम 1 लाख। दूसरा, मेरे जाति बिरादरी के 10 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर के सराउंडिंग में है, मेरे पर्सनल जाति बिरादरी के। जंगिया ऐलान है सर? ये पूछो, ये उधर का ही है, उधर ये मालूम है, इसको बोलो, पूछो है कि नहीं, बोलो, बोलेगा कहां है। बाहर से तो छोड़ो, मगर आएंगे लोग ऑल इंडिया से। नागपुर के लोगों के भरोसे पर भी मैं लाख का कर सकता हूं, मगर मैं अकेले नागपुर के लोगों के भरोसे नहीं करूंगा, आप तो ऑल इंडिया से करूंगा। नागपुर के हैं आप तो, भाई भाई वाला रिश्ता, फिर भी ऐसा। वो भी नागपुर के हैं, हम भी नागपुर के हैं। नहीं, ये निजी लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है, सिद्धांत की लड़ाई है। आर्टिकल 19 के तहत करेंगे, हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, मोर्चा करेंगे। झंडा फहरा दोगे वहां? नहीं, झंडा वंडा क्यों फहराएंगे? तिरंगा झंडा केवल नहीं, तिरंगा तो भारत का पहले से फहराया हुआ, पहले नहीं फहराते थे वो, अभी फहराएंगे, अभी वो फहराते नहीं। हमें झंडा वंडा नहीं, हमको केवल उनका प्रतिरोध करना है कि तुम्हारे विचारधारा की सरकार हरियाणा की संविधान का उल्लंघन कर रही है, ये तुम्हारे लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब संविधान ना मानने का काम तुम कर रहे हो, ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं। संविधान का उल्लंघन करने की वजह से कर रहा हूं मैं। अमित शाह कह रहा 50 साल राज करेंगे देश में। अगर उनको बहुमत मिलता है संविधान के अनुसार तो उनको राज करने का अधिकार है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला? मगर नहीं, हम विरोध करने का काम करेंगे, 2024 में आने नहीं देंगे। नहीं आने दोगे आप? पूरी ताकत से, पूरी शक्ति के साथ आने नहीं देंगे।
और हम कोशिश करेंगे कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए, हम भी कोशिश करेंगे सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए और हम 2024 में बीजेपी को चुनाव में जीतने नहीं देंगे। सर, दलितों का कत्लेआम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखो, केवल दलितों का कत्लेआम का मुद्दा नहीं है। 6247 जाति के टुकड़ों में इन लोगों ने, ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था ने बांटा है। इतने लोगों का खतरा है। ये केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों का मामला नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का भी मामला है, ओबीसी के लोगों का भी मामला है, तमाम लोगों का मामला है भाई। 6247 जाति के टुकड़ों में इन्होंने बांटा, उतने लोगों का मामला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कहते हैं 99 साल की लीज पे है आजादी। अब क्या करोगे सर, बोलो आप। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया अभी तक। बोल तो कहते हैं, वो दीक्षित भी यही कहता था। एक मर गया दीक्षित, वो लोग कहते बाबा रामदेव ने मारा। हम तो नहीं कहते कि बाबा रामदेव ऐसा काम कर सकता है। बाबा रामदेव तो महान आदमी है, महान आदमी है? गौमूत्र पीने वाला आदमी महान है? देखो, गोबर खाने वाला आदमी महान है? गोबर तो नहीं खाता सर, कहता है गोबर खाओ च्यवनप्राश। वो दूसरों को खाने के लिए बोल रहा है, वो खुद नहीं खा रहा है। उसका धंधा है, अब वो बिजनेस है। अगर वो गोबर का आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी में दवा बना कर देता है तो ये भारत सरकार का मामला है कि दवा है या नहीं, ये देखना है। मगर वो प्रमाणित कर रहा है कि हाँ दवा है, तो दवा है तो सर्टिफिकेट भारत सरकार दे रहा है। अब गोबर के आधार पर दवा बना कर दे रहा है तो भारत सरकार जिम्मेदार है ना, उसमें बाबा रामदेव कहाँ जिम्मेदार है? बाबा रामदेव गोबर से दवा बना रहा है। अगर ऐसा बना रहा है तो सर्टिफिकेट तो भारत सरकार दे रहा है। सर, अग्निपथ को कैसे देख रहे हैं? अग्निपथ, अब 250 युवा जो है सर फांसी, ये योजना सही नहीं है, विरोध कर रहे हैं। ये भारत के सिक्योरिटी से खिलवाड़ वाला मामला है, ये बहुत सीरियस मामला है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की सिक्योरिटी के साथ आरएसएस के और बीजेपी के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस मामला है, ये पार्टी विशेष का मामला नहीं है, देश की सिक्योरिटी का मामला। तो कह रहे हैं ये समग्र सारे देश के पार्टी है, सारे देश के संगठन का मामला है। सिक्योरिटी किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है, देश के सिक्योरिटी का मामला। मैं क्या बोल रहा हूँ, कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि आरएसएस के लोग जाएंगे 4 साल में हथियारों की ट्रेनिंग लेके आएंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं 200% ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो सारी गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आप ही पे खतरा होगा। मुझे डर नहीं है। देखो, भीमा कोरेगांव का इतिहास मालूम है? हमारे 500 शूरवीर लोगों ने 28,000 को इनको पटकने दिया था। सर, आरएसएस हथियारों की ट्रेनिंग लेके आएगा, वामसेप को सर कुचल देंगे। हाँ, नहीं वो कितना कुचलने लायक लोग हैं हम जानते हैं। जब भी मुसलमानों को मारने का होता है, SC ST OBC को मैदान में उतारते हैं, वो नहीं आते हैं सामने। तो वो कितने बहादुर लोग हैं हम जानते हैं। वो हमारी उनकी जो फौज है ना, वो हमारी है। नरेंद्र मोदी सर कह रहे हैं दूरदर्शी हैं, बहुत आगे की सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्राइवेट होने वाला है। तब नरेंद्र मोदी दूरदर्शी है तो उसको ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री वो है, फैसला करने का अधिकार आरएसएस कर रहा है। यहां कहां दूरदर्शी है? इतनी छोटी बात उसको दिखाई नहीं दे रही। प्रधानमंत्री वो खुद है और फैसला करने का अधिकार आरएसएस के पास है। वो ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ओबीसी का आदमी ही ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करे। इसका मतलब ये है आरएसएस के लोग करने नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फैसला आरएसएस के लोग कर रहे हैं। गलत बात है। प्रधानमंत्री को संवैधानिक अधिकार है फैसले करने का, वो कर नहीं रहा है। सर, आप अडानी अंबानी का विरोध नहीं करते हैं? अडानी अंबानी तो इन लोगों को चला रहे हैं ना, इनको चला रहे हैं। हम विरोध करने का जो मामला है, देखो ब्राह्मणवाद में ये सारी गलत और सारी किस्म की बुराइयां शामिल है, जिसमें कैपिटलिज्म भी शामिल है, ब्राह्मणवाद का हिस्सा ही है। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल बता दीजिए। कह रहे हैं कि आप जो है जय भीम बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते हैं। लोग कमेंट किए थे पिछले वीडियो में। नहीं, हमारा ये कहना है, देखो कि हर आदमी की, हर संगठन की अपनी विचारधारा होती है, ठीक है? तो हम लोग, जहां तक वामसेप का सवाल है, तो हम लोग जय मूल निवासी बोलते हैं। जय मूल निवासी, जय श्री राम नहीं।
नहीं नहीं, वो नहीं बोलते, हम जय श्री राम नहीं बोलते। जय श्री राम तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं। अल्लाह अकबर आप बोलते हैं? नहीं, अल्लाह अकबर तो मुस्लिम लोग बोलते हैं। आप भी बोले हैं मंच पे सर। नहीं, अल्लाह अकबर मुस्लिम लोगों का नाम धार्मिक वो स्लोगन है, तो उनको अपने धर्म के आधार पर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है क्या? संविधान ने अधिकार दिया है उनको, अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया है। जय श्री राम कहने का अधिकार आरएसएस के लोगों को है, मगर जय श्री राम दूसरे लोगों पर थोपने का अधिकार उनको नहीं। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। कल परसों एक वीडियो वायरल हुई, इसमें कह रहे पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम जय श्री राम। और दूसरा नारा ये है कि टोपी वाले सर झुका कर बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम। आप इसका क्या कैसे देख रहे हैं सर? मुसलमानों पर हमला है। मैं इस तरह का जो मामला है ये हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए दिया हुआ मामला है, ताकि मुसलमान प्रतिक्रिया करें। प्रतिक्रिया से हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाता है, जिससे मुसलमानों का नुकसान होता है। मुसलमानों को इन मामलों से दूर रहना चाहिए और इस मामले को SC ST OBC के लोगों को निपटने देना चाहिए। हम निपटने के लिए तैयार है, उनका बंदोबस्त करेंगे। किसका? आरएसएस वालों का, बजरंग दल वालों? अरे भाई उधर लेके जा रहे हैं RSS के हेडक्वार्टर पर। VHP ये छुट भैया लोगों का हम विरोध नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट RSS के हेडक्वार्टर पर जा रहे हैं और आर्टिकल 19 के तहत, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के तहत ये मोर्चा निकाल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी। जेल में बिड़ा 2022 को हम लोग मिनिमम 1 लाख लेके जाएंगे, 2023 को मिनिमम 5 लाख लेके जाएंगे, 2024 को 7 साढ़े 7 लेके जाएंगे और 2025 को जब शताब्दी वर्ष होगा RSS का 10 लाख लेके जाएंगे। सर आपको तो फिर जेल में भी डाल सकते हैं लोग। तो मैं तो गुजरात में जेल से जाकर के वापस आया, गुजरात में जेल जाकर खुद जाकर के वापस आया। मुझे जेल में डालने से नुकसान कम होता है, फायदा ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में मुझे कार्यक्रम करने नहीं दिया ब्राह्मणों ने, 13 करोड़ लोगों ने देखा, ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ लोग देखते अगर वो विरोध नहीं करते। विरोध किया तो 13 करोड़ लोगों ने देखा, तो मेरा तो आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंची। तो मैं उन ब्राह्मणों का धन्यवाद देता हूं कि मेरा इसी तरह से विरोध करो। बीजेपी में सर IT सेल पकड़ा गया, लश्कर तोयबा के लोग आतंकवादी, आपने देखी खबर? वो तो मिलजुल कर ही करते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान और ये बीजेपी वाले? ये बीजेपी के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी उदयपुर में जो आदमी OBC क्या कत्ल करने वाला है 2, उसमें से एक मुसलमान जो विरोधी पार्टी का बीजेपी का नेता है कटारिया, उसका मुख्य एजेंट था। तो ये मेरा कहना है कि ये बीजेपी के इशारे पर ही उसका कत्ल हुआ।